आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। अच्छा, एक सेकंड मुझे दो यार। ये मीटिंग बंद नहीं हुई थी क्या? नो सर। मेरे पास से इंटरनेट का कनेक्शन चला गया था या तो फिर। अच्छा चलो सही है। हम बात कर रहे थे मास कंसंट्रेशन पे, और मैं आपको कह रहा था कि हम ये बात जानते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके मास नंबर्स होते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? जैसे मिसाल के तौर पे कार्बन का मास नंबर क्या होता है भाई? 12 होता है। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या होता है? 16 होता है। तो मास नंबर कैसे निकालते हैं हम? मास नंबर क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है, दैट विल बी कॉल्ड एज द मास नंबर। वो क्या कहलाता है? मास नंबर। क्या कहलाता है वो? मास नंबर। बात यहां तक समझ में आती है? जी सर। तो मास नंबर को जब हम रिलेट कर रहे हैं न्यूक्लियस से, इट मींस एटम का ओवरऑल मास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो आइए इसको लिख लेते हैं। यानी कि कह रहे हैं द मेजर मास ऑफ एन एटम इज कंसिडर्ड इन द न्यूक्लियस। एटम का जो मेनली मास है वो कहाँ कंसिडर किया जा रहा है? वो कंसिडर किया जा रहा है न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि जो एटम का सेंट्रल एरिया है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज एरिया है, वो है न्यूक्लियस। उसके अंदर एटम का मेजर मास है। न्यूक्लियस में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कोई बताएगा मुझे? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स खासे वजनी होते हैं, इस वजह से यहाँ पर आपके पास जो मेजर मास होता है एटम का, वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। बात यहाँ तक आप मेरी समझते हैं? यस सर। अब बात कर रहे हैं नेचर ऑफ एटम पे, यानी कि एटम का नेचर क्या है। कह रहे हैं द एटम एज होल इज न्यूट्रल। एटम को अगर ओवरऑल कंसिडर करते हैं तो एटम का चार्ज क्या होता है? एटम का कोई चार्ज होता है कभी? एटम का जाती नो। तौर पर कोई भी चार्ज नहीं होता। एटम हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल। विच मीन्स भाई एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन जब हम ओवरऑल एटम को कंसिडर करते हैं, सो वी विल सी दैट एटम हैज नो चार्ज, एटम इज न्यूट्रल, विच मीन्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज particles are in equal amount। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। हम जानते हैं ना एटम न्यूट्रल होता है। एटम की न्यूट्रल होने की वजह क्या है? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की जो तादाद होती है वो क्या होती है? बराबर। अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है नेगेटिव। अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जी सर। आगे चलते हैं नेचर ऑफ एटम के बाद। इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? रदरफोर्ड ने इस पे भी डिस्कस किया बाद में कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं।
क्या लिखा हमने? हमने लिखा द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे कि हम अपने सोलर सिस्टम में देखते हैं कि हमारा प्लैनेट जो अर्थ है उसके साथ और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और वो तमाम प्लैनेट्स घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। किसके गिर्द घूम रहे हैं बेटा? प्लैनेट सारे किसके गिर्द घूम रहे हैं जो हमारे सोलर सन के। सिस्टम में? सन के गिर्द घूम रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है न्यूक्लियस के गिर्द। कहाँ घूम रहा होता है? न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। जैसे कि प्लैनेट सन के गिर्द घूम रहे हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी उस सेंट्रल एरिया न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। बात यहाँ तक समझ में आती है? यस सर। अच्छा, इसके बाद एक और पॉइंट है। ये बोर्ड पे जितना कुछ लिखा हुआ है आप लोगों ने कॉपी डाउन कर लिया है? अगर करना है तो यस सर, कॉपी कर लिया। कर लिया। चलो सही, दैट्स गुड। मैं ये रब कर रहा हूँ, कंक्लूजन का एक पॉइंट और रह गया है, हम उस पॉइंट पे आएंगे। देखो अक्सर होता क्या है, मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वक्त रात हो रही है, कितने बच्चे मेरी बात मानेंगे? कोई भी नहीं मानेगा? रात नहीं हो रही क्या? सब मानेंगे सर। सब मानेंगे ना भाई? अगर मैं कह रहा हूँ इस वक्त 8:30 बज रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, तो आप लोग मेरी बात मानेंगे? अगर मैं कहूं कि यस इस सर। वक्त जो रात गुजर रही है, जो रात गुजर रही है वो इतवार की रात गुजर रही है, तो क्या अब आप मेरी बात मानेंगे? नो सर। नहीं। मैं पूरे जुमले में इस बात को मुकम्मल कर देता हूं। मैंने कहा रात हो रही है, रात के 8:30 बज रहे हैं और जुम्मे सॉरी इतवार की रात गुजर रही है। क्या अब आप मेरी बात मानेंगे? आप मेरी बात के कुछ पर्टिकुलर नो हिस्सों सर। से नहीं। इत्तेफाक कर लेंगे और एक पर्टिकुलर हिस्से से ना इत्तेफाकी का इजहार कर देंगे। ऐसी होगा या गलत कह रहा हूं मैं? सही कह रहे हैं। ऐसा ही होगा। ऐसी है ना? तो फिर हमारे पास देखो, रदरफोर्ड ने अभी तक जो 6 पॉइंट्स हमने लिखे वो सारी बातें सही थी, लेकिन अब हम बात करते हैं 7वें पॉइंट पे। किस पे बात कर रहे हैं हम? 7वें पॉइंट पे जो है रेडिएशन ऑफ एनर्जी। क्या नाम है इसका? रेडिएशन ऑफ एनर्जी। आइए देखते हैं। आप जुमला जरा पढ़िए, और जुमले में कहा क्या जा रहा है? जुमले में कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कहा यह जा रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द लगातार घूम रहा है। रदरफोर्ड का कहना यह था कि ये एक एटम है, इस एटम में ये सेंट्रल पार्ट पॉजिटिव एरिया, ये क्या होगा सेंट्रल पार्ट? बताओ क्या होगा ये सेंट्रल एरिया? सेंट्रल पॉजिटिव एरिया क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। हमने मान ली ये बात कि रदरफोर्ड साहब सही कह रहे हैं। फिर रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द लगातार घूम रहा है। हमने कहा चलो यहाँ तक भी बात समझ में आती है कि आप सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब लगातार घूम रहा है, लगातार घूमते हुए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली, वो लगातार घूम रहा है एंड रेडिएट एनर्जी। रेडिएट का मतलब रेडिएशन का हमने पढ़ा है ना फिनोमिना, या नहीं पढ़ा?
हमने रेडिएशन पढ़ लिया ना, रेडियो एक्टिविटी पढ़ लिया, नहीं पढ़ा? पढ़ लिया सर। तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन मतलब एटम के अंदर से इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी चीज का निकल जाना। रदरफोर्ड ने कहा कि एक एटम लगातार घूम रहा है और अपने अंदर से लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब लाजमी सी बात है कि लगातार एनर्जी रिलीज अपने अंदर से कर रहा है, एटम से लगातार एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक मोमेंट आएगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? बताइए, क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी? खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। और जब किसी चीज की एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो चीज रुक जाती है। यहाँ पे भी यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, लगातार घूमते घूमते यहाँ पहुंचा, उसकी एनर्जी हो गई खत्म। और जब उसकी एनर्जी खत्म होगी तो वो कहाँ गिर जाएगा? वो कहाँ गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन आके? वो इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस में आके। इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus continuously and radiate energy constantly at when ultimately fall into the न्यूक्लियस। वो लगातार न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है और लगातार घूमते घूमते अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो जब लगातार घूमते घूमते अपने अंदर से एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो रिलीज कर देने की सूरत में एक मोमेंट आएगा, उसके अंदर से एनर्जी हो जाएगी खत्म। और जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रॉन आके गिर जाएगा किसमें? किसमें गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। बात सिंपल सी है। और जब वो न्यूक्लियस में आके गिरेगा तो इसका आसान मकसद यही समझ में आया कि न्यूक्लियस में गिर जाने का मतलब ये है कि एटम खत्म हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना भाई? इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में आके गिर गया तो एटम खत्म हो जाएगा या एटम बाकी रहेगा? एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन्स आके न्यूक्लियस में गिर गए। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो एक दूसरे में आके गिर गए, एक दूसरे से मिल गए। तो एटम जो था ओवरऑल कंसिस्ट कर रहा था न्यूक्लियस को। और यानी कि रदरफोर्ड का कहना था कि एटम के दो पार्ट्स हैं। रदरफोर्ड क्या कहते थे? एटम के कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट पूरा ओवरऑल आके कहाँ गिर जाएगा? न्यूक्लियस में। तो क्या एटम बरकरार रह सकता है? नो सर। बात सिंपल सी है। अगर ये बात सही है रदरफोर्ड साहब की, अगर ये बात बिल्कुल रदरफोर्ड साहब की सही है, तो आज से 300-400 साल पहले जो चीज़ें दुनिया में मौजूद थीं वो आज मौजूद नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है ना, या गलत कह रहा हूँ मैं? आज से 300-400 साल पहले जो चीज़ें दुनिया में मौजूद थीं वो आज मौजूद नहीं होनी चाहिए, या मौजूद हैं आज भी? नहीं है। नहीं है। चलो आओ आसान करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दौर तो दुनिया में सबसे पुराना दौर है ना, या उससे पुराना और कोई दौर था? हजरत आदम नहीं था। अलैहिस्सलाम का दौर सबसे पुराना दौर है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या अपनी वक्त में पानी देखा जमीन पे? यस सर। तो आज के दौर में आप पानी देख रहे हैं जमीन पे? जी। तो क्या पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल है H2O का, उसमें हाइड्रोजन तो बहुत छोटा सा एटम है, क्या उसकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही क्या? पानी दुनिया में कोई बाहर से लाके सप्लाई थोड़ी कर रहा है। ये जो मिनरल वाटर वाले हैं ये पानी बना थोड़ी रहे हैं, ये तो दुनिया में जो पानी है उसको रिफाइन करके बेच रहे हैं बस। पानी बना तो सकते ही नहीं आप, बनाने का प्रोसेस है लेकिन इतना कॉस्टली होता है कि पानी प्रिपेयर नहीं किया जाता। पानी को सिर्फ जो है वो हम स्टेरलाइज कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं, फिल्टर करके पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। पानी दुनिया में थोड़ी आ रहा है, पानी तो उस वक्त से जितना था उतना ही है दुनिया में। ऐसी है। यस सर। तो पानी तो खत्म ही नहीं हुआ। पानी में हाइड्रोजन का एटम था, हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। वो इलेक्ट्रॉन लगातार करोड़ों सालों से घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, उसकी तो एनर्जी खत्म ही नहीं हो रही। क्या ये बात बिल्कुल सही है या गलत है? क्या लगता है आपको? मैंने इतनी दलाइल दिया आपको। रदरफोर्ड साहब की एक बात थी उसको भी हमने लिख लिया। क्या रदरफोर्ड साहब गलत कह रहे थे या सही कह रहे थे? गलत कह रहे थे। गलत कह रहे थे। देखो होता क्या है, जब भी कोई साइंस की थ्योरी दी जाती है ना बेटा, तो उस थ्योरी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर जज किया जाता है। अब जजमेंट के थ्रू क्या किया जाता है? जजमेंट में ये देखा जाता है कि भाई उसकी सारी बातें सही हैं या गलत हैं। अगर सारी बातें सही हैं तो फिर ढूंढा जाता है कि कौन सी ऐसी बात है जिसमें गलती है। तो कहीं एक आध कोई बात निकल आती है। आपने देखा 6 पॉइंट्स रदरफोर्ड ने जो बताए वो सारे बिल्कुल सही थे, वो सारे बिल्कुल क्या थे? सही थे। लेकिन जो 7वां पॉइंट है एनर्जी की रेडिएशन का,
वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी एटम में नहीं होता, ऐसा कुछ भी एटम में नहीं होता। नहीं होता। बात समझ में आती है आपको? यस सर। यस सर। अच्छा, अब ये जो चीजें थी यही रदरफोर्ड साहब के डिफेक्ट्स बन गए। ये जो हमने बातें देखी ना, रेडिएशन में उन्होंने कहा कि एटम लगातार घूम रहा है, चले मान लिया एटम लगातार घूम रहा है, एटम लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये बात समझ में आने वाली नहीं थी। और यही रीजन बना, यही सबब बना, यही वजह बनी रदरफोर्ड साहब के डिफेक्ट्स की, रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स की वजह बनी ये। तो अब स्टार्ट करते हैं जरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखो, किसने निकाले, लाजमी बात है गलती निकालने वाला भी कोई होगा ना। तो 1911 में रदरफोर्ड साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, और 1912 में 1911 में रदरफोर्ड साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और 1912 में नील बोहर साहब ने क्या किया, इसमें डिफेक्ट्स मालूम कर लिए। बात समझ रहे हैं आप मेरी? यस सर। यस सर। सबसे पहला डिफेक्ट जो था, मतलब जो बात उन्होंने पकड़ी, वो क्या थी? देखो, दो डिफेक्ट्स के हम पॉइंट लिखेंगे। पहली बात जो है डिफेक्ट्स के पॉइंट की, वो हमें बयान करेगी कि भाई डिफेक्ट था क्या। दूसरी बात में हम देखेंगे कि भाई उन्होंने और क्या गलत बातें की, फिर हम उसके बाद एक नई थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें इन डिफेक्ट्स को सही कर लिया गया। एनर्जी रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन ऑफ एनर्जी। क्या कह रहे हैं भाई? पहली बात क्या थी? रदरफोर्ड अज्यूम्स दैट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स कंटिन्यूअसली, वो लगातार घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, एंड रिवॉल्विंग कंटिन्यूअसली विद द कांस्टेंट स्पीड एंड एमिटिंग एनर्जी कंटिन्यूअसली, या कॉन्स्टेंटली, आप इसको दोनों लफ्जों को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि भाई रदरफोर्ड ने अजूम किया कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में रिवॉल्व कर रहा है, लगातार लगातार घूम रहा है एटम के अंदर, विद द कांस्टेंट स्पीड। उसकी स्पीड भी कैसी है? लगातार स्पीड है। ये नहीं है कि पहला एक स्टेप हल्का, फिर तेज हो गया, फिर हल्का, फिर तेज हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। कांस्टेंट स्पीड के साथ वो लगातार घूम रहा है, एंड एमिटिंग एनर्जी कॉन्स्टेंटली, और वो लगातार एनर्जी भी अपने अंदर से रिलीज कर रहा है। ये पहला डिफेक्ट था, ये पहला डिफेक्ट था जो नील बोहर साहब ने देखा। सर। जी बेटे। सर डिफेक्ट में तो ये पॉइंट भी आना चाहिए ना कि वो फॉल हो गया था न्यूक्लियस के अंदर। बात बात वही वाली है। अब उसके अंदर ये एक ही चीज है ना, एमिटिंग एनर्जी कंटिन्यूसली है, कॉन्स्टेंटली से मुराद जब उसकी एनर्जी खत्म होगी वो कहाँ आ जाएगा? न्यूक्लियस में आ जाएगा। पॉइंट वही है, पॉइंट वही है। ओके सर।
अब देखो रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा था कि भाई कॉन्स्टेंटली एनर्जी रेडिएट कर रहा है। इस पे एक बात है, स्पेक्ट्रम हमने पढ़ लिया है, ऐसी है अ बैंड ऑफ रेज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ऐसी है डिफरेंट वेवलेंथ्स वाली जो रेज होती हैं, जो बेसिकली जनरेट होती हैं बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट की डीकम्पोजिशन से जो जनरेट होती हैं उन्हें हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो कह रहे हैं इफ इलेक्ट्रॉन अब देखिए क्या कह रहे हैं इफ इलेक्ट्रॉन रेडिएट्स एनर्जी कॉन्स्टेंटली, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी रेडिएट कर रहा है, अगर लगातार एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हमने स्पेक्ट्रम में पढ़ा था ना, दो तरह के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, कंटिन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस लगातार बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, अगर एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो डार्क शेड आ जाएगा। ऐसी है, एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जिसमें एटम में बेसिकली किसने एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन ने। जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो डार्क शेड बनेगा, जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो कलर बनेगा। ये कह रहे हैं अगर लगातार एनर्जी रिलीज करेगा तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए ना, कलर 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 कलर। लेकिन हमने जब एटम्स को प्रैक्टिस एक्चुअली प्रैक्टिकल वे में ऑब्जर्व करा, एक्चुअल प्रैक्टिस में जब हमने देखा तो वी ऑब्जर्व द लाइन स्पेक्ट्रम, वी ऑब्जर्व द लाइन स्पेक्ट्रम। हमने देखा कलर फिर डार्कनेस फिर कलर फिर डार्कनेस, यानी कि एनर्जी रिलीज करता है फिर रुक जाता है, फिर एनर्जी रिलीज करता है फिर रुक जाता है, घूम लगातार रहा है। इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व कर रहा है लेकिन कॉन्स्टेंटली एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा। बात समझ में आती है? यस सर, एक बार और बता दें। मैंने ये कहा कि हमने कंटीन्यूअस और लाइन स्पेक्ट्रम्स पढ़े थे। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है, मैं बना दूं तुम लोगों के सामने जरा दोनों। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मतलब क्या थे, ये कलर, गैप नहीं आ रहा था बीच में। बीच में कोई गैप नहीं था, बीच में कोई सेपरेशन की लाइन नहीं थी, ये बिल्कुल जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर चल रहे थे, बिल्कुल एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, ऐसी है। और जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें गैप होता है बीच में, डार्क साइड का। ये कंटिन्यूस हो गया। अब हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अच्छा ये जो कलर्स जनरेट होते हैं, कलर्स कैसे जनरेट होते हैं, जब एटम में से एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रेडिएट करता है तो फिर ये कलर्स हमारे पास जनरेट होते हैं। लेकिन अगर कलर्स जनरेट नहीं हो रहे तो बीच में क्या आ जाता है, डार्क शेड। इस डार्क शेड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब की है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो हम रदरफोर्ड साहब का कहना था कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगरचे हम ये बात मान लें कि लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इस तरह का कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था। लेकिन जब हमने एटम्स को ऑब्जर्व करा सो वी सॉ दैट एटम्स के अंदर कंटिन्यूअस नहीं होता। एटम्स में कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है, हमेशा लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। कौन सा स्पेक्ट्रम बनता है बेटे? और ये जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ये हमें लाइन स्पेक्ट्रम गवाही क्या दे रहा है कि कलर मतलब एनर्जी रिलीज हुई, डार्क शेड मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, यानी कि एनर्जी रिलीज नहीं हुई, एब्जॉर्ब हो गई। फिर उसके बाद हमने देखा कि कलर एनर्जी रिलीज हुई, फिर हमने देखा एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई। तो कलर्स और डार्कनेस चलते जा रहे हैं, तो ये कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है ये? लाइन स्पेक्ट्रम। बात यहां तक समझ में आ गई? जी सर, क्लियर है। कोई सवाल है किसी के पास? सर। नो सर। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो है वो नील बोहर्स का एटॉमिक मॉडल होगा। लेकिन नील बोहर्स से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, अपने पास हेडिंग डाल दो एक्स रेज।
सर हमने क्वांटम थ्योरी नहीं पढ़ी ना? नहीं, वो चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। क्वांटम नंबर्स और अच्छा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात कर रहे हैं आप, सही। बोहर से पहले पढ़ाऊंगा, बोहर से। मैं समझा क्वांटम नंबर्स की बात कर रहा था। एक्स रेस की हेडिंग डाल दो भाई। कोई लैपटॉप से यूज कर रहा है तो जरा देख के मुझे बताओ कितना टाइम रह गया हमारे पास। कितना टाइम रह गया बेटे? एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। मीटिंग रीज्वाइन कर लो जरा, लेस देन अ मिनट रह गया, रीज्वाइन कर लो।